हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की जात में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और उसका जो अध्याय नंबर 8 है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका मैं पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूं। आज उसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है जल परिवहन। और जल परिवहन ये दो तरीके से होता है। एक तो सागर या महासागर के जरिए जो मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और एक अंतःस्थलीय जल परिवहन मतलब जो देश के अंदर अंदर जो व्यापार होता है। ठीक है, देखते हैं हम जल परिवहन में और क्या है। दोस्तों, जल परिवहन के सबसे पहले लाभ देखते हैं कि इसके लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है हमें। ठीक है, इनसे जो जल परिवहन है इससे मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। तो मतलब जल परिवहन में हमें कोई भी सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी तरह का हमें जो मार्ग है उनका निर्माण नहीं करना होता है। ठीक है, तो मतलब इनसे जो पैसे हैं, जो मतलब सड़क निर्माण में जैसे हम पैसे लगाते हैं, तो मतलब उनसे हमारी बचत होती है। और ये प्रदूषण रहित होते हैं कि मतलब ये किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। जैसे कि जो मतलब नॉर्मल जो सड़क परिवहन है, जो घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी, जो मतलब ये है बस ट्रेन, तो मतलब ये पोल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन जो जल परिवहन है ये पोल्यूशन रहित होता है, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, और ये जो सस्ता परिवहन होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो मार्ग है इनका निर्माण नहीं करना होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। जब इसमें सड़कों का निर्माण नहीं करना पड़ेगा तो जो उसकी लागत है वो तो कम होगी। ठीक है, तो जल परिवहन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो मतलब देख लेते हैं सुएज नहर को। ये एग्जाम में बहुत भी बार पूछा जा चुका है, और ये सीबीएसई का, या फिर कहें कि इस क्वेश्चन से सीबीएसई को प्यार हो गया है कि मतलब ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा जाता है आपसे। और ये क्वेश्चन है या तो आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा या आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा सुएज नहर के बारे में। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। सुएज नहर की विशेषता बताइए, ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में मिस्र में हुआ है। ये सुएज नहर है, ये मिस्र में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो 1869 में हुआ है। दोस्तों, 1869 में क्या है और क्या हुआ था, जो मतलब कॉमनली सबको याद रहता है। दोस्तों, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो आप इसे याद रखिए। इसके 1869 से सुएज नहर का मतलब 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो मतलब ये 2 सागर है, इन दोनों सागरों को ये नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो 180 किलोमीटर है, और इसकी जो गहराई है वो 11 से 15 मीटर के आसपास है। ठीक है, इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तर महासागरीय मार्ग की तुलना में कम हुई है। तो मतलब ये जो इस नहर के बनने से यूरोप, दक्षिण एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जो दूरी है उनके बीच की दूरी कम हुई है। कि मतलब पहले ज्यादा दूरी होती थी जब उसका निर्माण नहीं हुआ था सुएज नहर का, कि और जब इसके निर्माण होने के बाद इसकी जो दूरी है वो कम हो गई है। कि मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। सुएज नहर में प्रतिदिन लगभग कम से कम 100 जलयान आवागमन करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पनामा नहर। दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि एक या तो सुएज नहर आपसे जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। अगर वो नहीं पूछा जाता है तो आपसे पनामा नहर के बारे में पूछा जाएगा, और ये 3 या 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, इसे देखते हैं। यह एक मानव निर्मित नहर है। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है यह मानव निर्मित है। मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा बनाई गई है। प्राकृतिक क्या होता है कि मतलब जो मतलब पहले से ही मौजूद हो, जो भी बनावट है नहर है वो पहले से ही बनावट हो। लेकिन जो मानव निर्मित है ये पनामा नहर को मानव निर्मित है, और ये पनामा नहर को मानव ने बनाया है खुद। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वो लाल महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती थी क्या, सुएज नहर। ठीक है, और ये जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर है, और जो सुएज नहर की लंबाई थी वो क्या थी, 180 किलोमीटर। और उसकी सुएज नहर की जो गहराई वो क्या थी 11 से 15 मीटर के आसपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन
हो जाता है कि मतलब अभी इस नहर के बनने से, पनामा नहर के बनने से जो दक्षिण अमेरिका है उसका जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में मतलब वहां पर सामानों का आसानी से आवागमन हो सकता है कि मतलब एक तट से सामान दूसरे तट पर आसानी से भेजे जा सकते हैं पनामा नहर के जरिए। ठीक है, यह नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है कि मतलब तो जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, देश है, उसको पनामा नहर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो इसके जरिए व्यापार करता है। देख लेते हैं राइन जलमार्ग को देख लेते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। अगर उन दोनों में से अगर एक नहीं आता है तो आपसे उसका सीबीएसई जो तीसरा ऑप्शन है वो ये बचता है कि राइन जलमार्ग के बारे में पूछता है अगर आपसे, अगर वो दोनों क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, तो आप उन दोनों पर ज्यादा फोकस करिए। वैसे इसे भी आप याद रखिए तो अच्छी बात है। यह विश्व का अधिकतम प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है। देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहली विशेषता यही है और सबसे बड़ी विशेषता है ये कि मतलब विश्व का अधिकतम प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ये जो देश है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इन देशों के जो औद्योगिक क्षेत्र है, इन देशों के औद्योगिक क्षेत्र है उनको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है क्या? राइन जलमार्ग। यह जलमार्ग नीदरलैंड में यह जलमार्ग नीदरलैंड में रोटरडम से स्विट्जरलैंड में बेसल को जोड़ता है। ठीक है, तो ये उसको जोड़ता है दोस्तों राइन जलमार्ग कि नीदरलैंड है, नीदरलैंड में रोटरडम और स्विट्जरलैंड में बेसल को जोड़ता है आपस में। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों पाइपलाइन परिवहन के बारे में कि ये क्या है। दोस्तों इसके हम लाभ भी पढ़ेंगे और इसके दोस्त भी पढ़ेंगे, इसकी समस्याएं वो भी देखेंगे और इसके जो फायदे हैं वो भी देखेंगे। पाइपलाइन परिवहन में पहले होता क्या है, पहले इसे जान लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। पाइपलाइन परिवहन ने तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम एवं गैस के परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया। जैसे कोई भी जल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, तेल हो गया, तो मतलब इनको पाइपलाइन से भेजा जाता है। पाइपलाइन से भेजना ये अधिक सुगम है। ठीक है, इसके लाभ देख लेते हैं, इसके लाभ क्या क्या है। पाइपलाइन को कठिन उबड़ खाबड़ भूभाग तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। दोस्तों ये पाइपलाइन को मतलब हम कहीं से भी ले जा सकते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो वहां से तो और भी जगह आसान होता है, क्योंकि अगर वहां पे एक बार लगा दिया तो वहां पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पर गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है। जैसे कि जो रोड के नीचे अगर हम लगाते हैं तो वहां पर कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च भी कम होता है, ये पर्यावरण हितैषी होता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पर्यावरण हितैषी है, मतलब ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है, क्योंकि इनमें ईंधन लगता ही नहीं दोस्तों, मतलब लगता है तो थोड़ा बहुत लगता है, तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, मतलब बारिश हो, बाढ़ आए, उनसे क्या फर्क पड़ता है। अब जो पाइपलाइन परिवहन है इसके दोष देख लेते हैं, इसकी समस्याएं क्या हैं। एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगर हम पाइपलाइन परिवहन को अगर हमने लगा दिया और तो फिर उसकी क्षमता है जो मतलब है तो उसको नहीं तो हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें उसकी क्षमता बढ़ानी होगी तो हमें पूरी पाइपलाइन निकालनी होगी और फिर उस पाइपलाइन को दोबारा लगाना होगा। इसलिए ये कह रहा है कि एक बार पाइपलाइन लग जाने के बाद ना तो हम उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ना ही उसकी क्षमता को घटा सकते हैं। रिसाव का पता करने में समस्या पैदा हो जाती है कि दोस्तों जब पाइपलाइन हम बिछाते हैं, अगर उस बाई चांस कहीं से लीक हो जाती है तो उसका जो पता करने में है वो बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। और अगर गलती से पता मतलब चल भी गया तो पाइप को जो है मतलब उसकी मरम्मत करना कठिन हो जाता है। पाइप फटने पर उसकी मरम्मत करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मतलब एक तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता दोस्तों कि मतलब ये पाइपलाइन कहाँ से मतलब लीक हुई है, क्योंकि इतनी लंबी पाइपलाइन होती है वो कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी समस्या है पाइपलाइन की। दोस्तों अब देख लेते हैं संचार क्रांति, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो जो है वो परिवहन एवं संचार है, जो चैप्टर का नाम है। तो हमने परिवहन तो देख लिया, लेकिन परिवहन में एक टॉपिक और रह रहा है दोस्तों। मैंने आपको वायु परिवहन नहीं पढ़ाया, तो मैं इसके बाद वायु परिवहन पढ़ाऊंगा आपको। तो पहले देख लीजिए संचार क्रांति। दोस्तों संचार क्रांति, जब से इंटरनेट आया है तो संचार क्रांति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कि मतलब आजकल हम हैं जो मतलब कहीं पर भी विदेशों में, दुनिया के किसी भी भाग में अपने जो संचार है उसे हम आसानी से भेज सकते हैं।
क्योंकि जो पहले के समय में संचार हुआ करता था वो पत्रों के माध्यम से हुआ करता था, पत्रों या व्यक्तियों के माध्यम से हुआ करता था। पहले हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं थी, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज जो है हमारे देश ने या फिर पूरे विश्व ने ही बहुत ही ज़्यादा इस पर विकास किया, बहुत ही ज़्यादा इस पर सर्च किया, और जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, संचार क्रांति इंटरनेट के जरिए फैलाई जाती है। मतलब एक स्थान से संचार होता क्या, अपने विचार या भाषा को मतलब अपने विचार प्रकट करना कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये कंप्यूटर के जरिए, फोन से, उपग्रह से संचार। उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार के जरिए कि मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, भूकंप आने वाली है, उसका हम पहले ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले उम्फान तूफान आया है यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे, तो उसका हमने पहले पता लगा लिया था। इसलिए जो वहाँ के लोग थे उन्हें हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो मतलब उन जो लोग हैं उनको ज़्यादा मतलब उन पर ज़्यादा चोट नहीं आई है उनको। और संचार क्रांति रेडियो के माध्यम से भी होती है और टीवी के माध्यम से भी होती है। ठीक है दोस्तों, अन्य जो हम तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। ये एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। ये उत्तरी अमेरिका है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश, दोस्तों ध्यान रखिए, ये सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, और ये सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये आपसे जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ये एक नंबर क्वेश्चन है ये सारे, क्योंकि मैं आपको एक नंबर का भी नहीं छोड़ने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो ज्योग्राफी है उसमें फुल मार्क्स आप लेके आए। और सीबीएसई फुल मार्क्स देती है अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अपना आंसर लिखते हैं तो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध पाइपलाइन को क्या कहा जाता है, उसमें है बिग इंच। ये आपसे जरूर पूछा जाता है एक नंबर में, उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है, बिग इंच है उसका नाम। दोस्तों ये वायु परिवहन हमारा रह गया था, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, 8वां चैप्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, वायु परिवहन। इसको देखते हैं दोस्तों। ये आजकल वायु परिवहन बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि लोग इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वायु परिवहन में। यह एक तीव्रतम साधन है। इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। कि मतलब इसके जरिए, वायु परिवहन के जरिए हम विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वो भी मात्र 35 घंटे के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी देश के किसी भी गांव में पहुंचा है तो वो किसी भी देश के किसी भी गांव में जा सकता है, या फिर दुनिया के किसी भी छोर में जा सकता है, वो भी मात्र 35 घंटे के अंदर। तो मतलब इतने जो वैज्ञानिक है इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। ठीक है, इनके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब जो जरूरी की जो दवाएं हैं, कि मतलब जैसे इंडिया में कोई दवाई नहीं है, मतलब उसका इलाज जरूरी है, तो मतलब उसको किसी अन्य देश से जल्दी वायु परिवहन के जरिए मंगाया जा सकता है। ठीक है, ताकि उसकी जान बच सके। दुर्गम स्थलों पर जाना संभव होता है, क्योंकि इन पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो क्षेत्र पहाड़ी इलाका है कि कैसा इलाका है। वायु परिवहन ने इन पर विजय प्राप्त की है कि दुर्गम स्थानों पर भी ये जा सकते हैं। आपातकाल के समय व युद्ध के समय वायु परिवहन की महत्व है जो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब किसी भी देश से युद्ध हो जाता है तो मतलब उस क्षेत्र में जो आवश्यक सामग्री है, राहत सामग्री है, तो वो मतलब वायु परिवहन के जरिए हम जल्दी से जल्दी व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। और अब हमने इसके पूरी तरीके से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और इसे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको। और आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ताकि जो आपका जो एग्जाम है, जो 11 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है, जो सीबीएसई की नई डेट शीट आई है, तो आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और आप अच्छे से अच्छे दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करें। तो क्योंकि अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे 12th में, तो मतलब आगे जो है वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और आप कॉलेज में एडमिशन लें और वहाँ की चीज़ों को, नई चीज़ों को जानें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।